आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 सांख्यिकी कक्षा 11 आरबीएसई बोर्ड आंकड़ों का संग्रह। आंकड़ों का संग्रह से को पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए आंकड़े कहते किसे। आंकड़ों से तात्पर्य होता है जब हम आर्थिक तथ्यों को संख्याओं में व्यक्त करते हैं तो इन संख्यात्मक तथ्यों को कहते हैं आंकड़े। जब हम किसी समस्या के समाधान के लिए वो विश्लेषण करते हैं तो विश्लेषण के लिए हमें चाहिए आर्थिक तथ्य, और आर्थिक तथ्यों को जब संख्याओं में व्यक्त किया जाता है तो उन संख्याओं को बोलते हैं हम आंकड़े। ठीक है, ये आंकड़े की डेफिनेशन पिछले चैप्टर में भी मैंने आपको बताई। अब बात आएगी आंकड़ों का जब हम संग्रह करेंगे तो इनके स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, इनका संग्रह हम कैसे करेंगे, इन आंकड़ों को कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट आपका जो स्रोत होता है उसका पहला स्रोत होता है प्राथमिक आंकड़े और दूसरा होता है द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक स्रोत एंड द्वितीयक स्रोत। ठीक है, पहला है प्राथमिक आंकड़े। ऐसे आंकड़े जो एक गणनाकार, गणनाकार का मतलब होता है जो आंकड़ों को एकत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, ऐसे आंकड़े जो एक गणनाकार कौन व्यक्ति होगा, वह व्यक्ति जो आंकड़ों का संग्रह करता है, जांच पड़ताल करके या पूछकर एकत्रित करता है, उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। ये आंकड़े प्रत्यक्ष जानकारी पर आधारित होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, मान के चलो मुझे आज ये पता लगाना हो कि राजस्थान के अंदर 10वीं कक्षा में कितने छात्रों ने 90% से ज्यादा अंक प्राप्त किए, तो इसके लिए मुझे प्रत्येक स्कूल में जाके ये जानकारी करनी पड़ेगी राजस्थान के अंदर कि वहां की 10वीं कक्षा में कितने कितने छात्रों ने किस किसने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। तो इस प्रकार के जब आंकड़े होते हैं, इस प्रकार जब आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं प्रत्यक्ष जानकारी, प्रत्यक्ष पूछताछ या जांच पड़ताल करके प्रत्यक्ष रूप से, तो इस प्रकार के जो आंकड़े होते हैं इसको बोलते हैं प्राथमिक आंकड़े। ये आंकड़े बिल्कुल नए होते हैं, किसी और के पास ये आंकड़े नहीं होते। ठीक है, सबसे पहले अपन आंकड़ों को जो व्यक्ति एकत्रित करेगा, बिल्कुल नए वाले जो आंकड़े होंगे जांच पड़ताल करके या पूछताछ करके, उन सारे आंकड़ों को हम बोलते हैं प्राथमिक आंकड़े। ठीक है, एग्जाम्पल हमने दे रखा है, बताया आपको राजस्थान के समस्त विद्यालयों में 10वीं कक्षा में 90% से अधिक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का पता लगाना हो तो प्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक विद्यालय में पूछकर सूचना एकत्रित करनी होगी। तो इस प्रकार का जो आंकड़ा इकट्ठा होगा उसको हम बोलेंगे प्राथमिक आंकड़े। क्लियर। इसी तरह से अगर मुझे ये सर्वे कराना हो कि पूरे भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में कितने छात्रों ने साइंस लेनी है 10वीं कक्षा के बाद, कितने छात्रों ने कॉमर्स लेनी है, कितने छात्रों ने आर्ट्स लेनी है, बच्चों के अभी एडमिशन हुए नहीं है, तो ये हमें पता लगाना कितने छात्र लेने वाले हैं। तो मुझे क्या करना होगा, छात्रों के ग्रुप जो छात्र होंगे उनसे जा जाकर पूछना होगा कि आप कौन सी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, कौन सी सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं, भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं। तो इस प्रकार का जब मैं एक आंकड़ा पूरे जिले का इकट्ठा करूंगा, जा जाकर पूछताछ करूंगा, जांच पड़ताल करूंगा, और जो मेरे पास डाटा इकट्ठा होगा वो क्या कैसा डाटा कहलाएगा, प्राथमिक आंकड़े, प्राइमरी डाटा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक के बाद पढ़ेंगे द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े, देखो पहली बार जिन आंकड़ों को इकट्ठा किया गया उनको बोला प्राथमिक आंकड़े। जब प्राथमिक आंकड़ों को संग्रहित एवं सारांशित किया जाता है तो उसको बोलते हैं द्वितीयक आंकड़े। जिस आदमी ने वो आंकड़े इकट्ठे किए और दूसरी संस्था जब उन्हीं आंकड़ों को इकट्ठा, मान के चलो मैंने 90% की लिस्ट बना ली है पूरे राजस्थान की, अब वो 90% की लिस्ट मेरे स्कूल के लिए तो कहोगे प्राइमरी आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े, और जब उसी लिस्ट का उपयोग दूसरे स्कूल करेंगे तो उन्होंने थोड़ी ना इकट्ठा किया, इकट्ठा तो उन्होंने किया, तो उनके लिए वो हो जाएंगे द्वितीयक आंकड़े। मेरे लिए तो हो गए प्राथमिक आंकड़े और दूसरे लोगों के लिए हो गए द्वितीयक आंकड़े। जैसे कि आप अपने स्कूल के नोट्स बनाते हो, आपने जो नोट्स बनाए अपनी मेहनत से बनाए, जांच पड़ताल करके पूछकर, गुरुजी से पूछकर, एडवाइस करके नोट्स बना ली, तो आपके लिए वो आंकड़े हो गए प्राथमिक आंकड़े। और उन्हीं नोट्स का उपयोग आगामी कक्षाओं के बच्चे, मानो आप 10th क्लास से 11th में आ गए और आपके 10th के नोट्स का प्रयोग जो नए बच्चे 10th में आए वो कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए वो आंकड़े कैसे हो गए, आपके नोट्स कैसे हो गए, द्वितीयक आंकड़े। आपके लिए प्राथमिक थे क्योंकि वो आपने बनाए थे, और दूसरे बच्चों के लिए क्या हो जाएंगे, द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, तो द्वितीयक आंकड़े क्या होता है, जब किसी दूसरी संस्था द्वारा प्राथमिक आंकड़ों को संशोधित एवं संग्रहित किया जाता है
तो इन्हें द्वितीयक आंकड़ा कहते हैं। ये आंकड़े प्राय किसी प्रकाशित स्रोत जैसे समाचार पत्र या वेबसाइट आदि से प्राप्त किए जा सकते हैं। द्वितीयक आंकड़ों के प्रयोग से काफी धन एवं समय की बचत होती है। इसका मतलब क्या हुआ? द्वितीयक आंकड़े क्या हुए? जब किसी दूसरी संस्था द्वारा प्राथमिक आंकड़ों को संशोधित एवं संग्रहित किया जाता है तो इन्हें द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। अब देखो मैंने प्राइमरी डाटा इकट्ठा कर लिया, राजस्थान में 90% से एबव के बच्चे कितने, मैंने डेटा इकट्ठा कर लिया। अब दूसरी संस्था ने उस डेटा को उठाया और उसमें थोड़ा सा संशोधन कर दिया, कुछ चेंज कर दिया, उनको इकट्ठा करके और उसका यूज कर रहे हैं, तो इसको क्या माना जाएगा? द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, थोड़ा सा चेंज तो वो करेंगे एज इट इज, मेरा तो मानेंगे नहीं। ठीक है ना। ये आंकड़े प्राय किसी प्रकाशित स्रोत का मतलब मैंने कहीं ना कहीं डाल रखा होगा, प्रिंट कर रखा होगा, या अखबार से, न्यूज़पेपर में कोई मानो किसी पत्रकार ने कोई एनालिसिस निकाली किसी चीज की, उसने जानकारी करी, उस जानकारी को आधार मान लिया हमने, वो प्रकाशित स्रोत हो गया। या किसी वेबसाइट पर कोई जानकारी पड़ी हुई है तो उस वेबसाइट की जानकारी को हमने यूज किया, तो ये सारे स्रोत होते हैं प्रकाशित स्रोत, इनसे प्राप्त किया जाता है। और जब हम द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग करते हैं तो द्वितीयक आंकड़ों से हमें धन और समय की बचत होती है। क्यों? अगर मैं खुद आंकड़े इकट्ठा करूंगा तो मुझे जगह जगह घूमना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, बहुत सारा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत सारा मेरा पैसा भी खर्च होगा। पर द्वितीयक आंकड़े में क्या होगा? गूगल किया, कोई आपको जानकारी चाहिए, वो जानकारी आपको तुरंत से मिल जाती है। पर वो गूगल पे जानकारी आई कैसे? किसी आदमी ने रिसर्च की होगी, जानकारी इकट्ठा की होगी और वो गूगल पे डाली होगी। जब जिस आदमी ने वो गूगल पे डाली होगी उसके लिए हो गया वो प्राथमिक आंकड़े, और हम जब उस जानकारी को यूज में ला रहे हैं तो हमारे लिए वो क्या होगा? द्वितीयक आंकड़े। क्लियर? इससे समय और धन की बचत होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे आंकड़े की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, आंकड़े के स्रोत पढ़ लिए। आंकड़ों के स्रोत क्या होते हैं? प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत के आंकड़े प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक स्रोत के आंकड़े द्वितीयक आंकड़े। ये आपको अच्छे से लर्न कर लेना है और होमवर्क की कॉपी में इन सबको आप नोट करेंगे। अब चलेगा आंकड़ों का संग्रहण। जन समुदाय से प्रश्नों के माध्यम से सर्वेक्षण करके हम करते हैं आंकड़ों का संग्रहण। अब ये सर्वेक्षण क्या होता है? सर्वे आपने सुना होगा, बहुत बार सर्वे हो रहा है। सर्वे में क्या होता है? सर्वेक्षण वह विधि है जिसमें व्यक्तियों से प्रश्न पूछकर सूचना एकत्रित की जाती है। ठीक है, सर्वेक्षण वह विधि है जिसमें व्यक्तियों से प्रश्न पूछकर सूचना एकत्रित की जाती है। सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या होता है? सर्वेक्षण का उद्देश्य, आखिर हम सर्वेक्षण करते क्यों? इसका उद्देश्य क्या होता है? कुछ विशिष्टताओं जैसे कीमत, गुणवत्ता, उत्पाद की, यदि हम सर्वेक्षण कर रहे हैं किसी उत्पाद के बारे में, ठीक है, और किसी व्यक्ति के बारे में कर रहे हैं तो ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता आदि।
यदि किसी व्यक्ति की कर रहे हैं, ठीक है, की जानकारी प्राप्त करना, की जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। हम सर्वेक्षण का उद्देश्य, इसका मतलब करते ही क्यों सर्वेक्षण को, कुछ विशिष्टता, क्वालिटी किसी चीज की, अगर किसी सामान की बात कर रहे हैं, मार्केट में मानो कोई सामान बिकता है और कंपनी उसका सर्वे कराएगी हमारे सामान को लोग कितना पसंद करते हैं, तो इसके लिए वो सर्वे कराएगी, मतलब सर्वेक्षण कराएगी, और सर्वेक्षण में पता लगाएगी कीमत सही है, ज्यादा तो नहीं है, उसकी क्वालिटी सही है या नहीं है, इन चीजों के बारे में पता लगाएगी। यदि हम किसी व्यक्ति के बारे में सर्वेक्षण करें, मानो को पॉलिटिकल पार्टी किसी को टिकट देना चाहती है एमएलए का, तो पॉलिटिकल पार्टी के सामने 5 उम्मीदवार है, अब किसको टिकट दे, तो पॉलिटिकल पार्टी सर्वे करा रही है लोगों के बीच में और लोगों से जांच पड़ताल करा रहे हैं कि किस व्यक्ति को ज्यादा पसंद करते हैं, कि कौन व्यक्ति ज्यादा ईमानदार है, कौन व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ है, कौन व्यक्ति मेहनती है, जनता का कितना भला सोचेगा। इस तरह का सर्वेक्षण जब वो कराती है, इस तरह की जब वो जानकारी प्राप्त करती है तो उसको बोलेंगे सर्वेक्षण। और सर्वेक्षण का उद्देश्य होता है कुछ विशिष्टताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना। अगर इंसान की विशिष्टता है तो कर्तव्यनिष्ठता, ईमानदारी आदि, किसी उत्पाद की विशिष्टता है तो कीमत, गुणवत्ता आदि, इस चीज की जानकारी प्राप्त करने क्या होता है, सर्वेक्षण होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सर्वेक्षण के साधनों की तैयारी कैसे की जाती है, सर्वेक्षण करने से पहले क्या किन किन तैयारियों को करना पड़ता है। अब चलिएगा सर्वेक्षण साधनों की तैयारी, सर्वेक्षण के साधन कैसे तैयार किए जाते हैं। सर्वेक्षण साधनों की तैयारी, आखिर हम सर्वेक्षण करने से पहले कौन कौन से साधनों की तैयारी करेंगे। सबसे पहला प्रचलित इसका साधन है प्रश्नावली, प्रश्नावली या साक्षात्कार अनुसूची तैयार करना। ये क्या होता है, प्रश्नावली या साक्षात्कार अनुसूची तैयार। और देखो हमने सर्वेक्षण में ये देखा कि सर्वेक्षण में हम लोगों से प्रश्न पूछते हैं और लोगों के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे प्रश्न क्या पूछने, और इसकी हम पहले तैयारी करके रखेंगे, प्रश्नावली या साक्षात्कार की अनुसूची हम तैयार करेंगे ताकि हमको सर्वेक्षण में आसानी रहे, हमारा माइंड मेकअप रहे कि हमें किन लोगों से क्या क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा जब टीवी पे इंटरव्यू आती है तो ऐसा नहीं होता कि इंटरव्यू लेने वाला सामने वाले का जब इंटरव्यू लेता है तो जैसे मर्जी है वैसे क्वेश्चन पुट अप कर लेगा, नहीं, वो पहले से तैयार करके रखता है कि उसको कौन कौन से क्वेश्चन पूछने ताकि इंटरव्यू लेने में आसानी रहे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होगा, प्रश्नावली या साक्षात्कार अनुसूची में गणनाकार को प्रश्नावली तैयार करने से पूर्व, गणनाकार को सर्वेक्षण से पूर्व एक प्रश्नावली तैयार कर लेनी चाहिए ताकि सर्वेक्षण में सुगमता रहे। भाई आप पहले से प्रश्नावली तैयार कर लोगे, सर्वेक्षण करना क्या होगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे, किंतु प्रश्नावली तैयार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब आप प्रश्नावली जब तैयार करोगे किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, इन बातों पर हम देखेंगे कौन कौन सी बातें होती हैं। फर्स्ट,
प्रश्नावली बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। आप जो प्रश्नावली बना रहे हैं वो बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। देखिए प्रश्नावली जब बहुत लंबी होगी तो उससे क्या होगा, आपके उत्तर बहुत सारे आएंगे, और जब उत्तर बहुत सारे आएंगे तो आपको एनालिसिस करने में बहुत दिक्कतें होंगी। दूसरा, प्रश्नावली जब लंबी होती है तो सामने वाला जवाब देने में असमर्थ हो जाता है या आनाकानी करता है। तीसरी बात, प्रश्नावली जब बहुत लंबी होती है तो आपको सर्वेक्षण करने में भी बहुत समय लगेगा और प्रत्येक व्यक्ति आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं देगा। ठीक है, तो प्रश्नावली शॉर्ट एंड स्वीट होनी चाहिए, बिल्कुल छोटी और इस तरह की होनी चाहिए कि हमें जो सूचनाएं चाहते हैं वो हमको सारी की सारी प्राप्त हो जाए। ठीक है, इसमें आप लिख लीजिए प्रश्नावली बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए एवं प्रश्न इस प्रकार के हों नहीं होनी चाहिए, कैसे लिखो, क्योंकि लंबी प्रश्नावली उत्तरदाताओं को हतोत्साहित करती है। ठीक है, प्रश्नावली बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए क्योंकि लंबी प्रश्नावली उत्तरदाताओं को हतोत्साहित करती है, उनको मन नहीं करता आंसर देने का। लोगों को चाहिए थोड़ा टाइम लो, सारी चीजें पता लगा लो। ठीक है, पी पॉइंट, प्रश्नावली के प्रश्न जटिल नहीं होने चाहिए, ताकि उत्तरदाताओं को समझने में कठिनाई ना हो और प्रश्नावली के प्रश्न जटिल नहीं होने चाहिए ताकि उत्तरदाताओं को समझने में कठिनाई ना हो और वह आसानी से वांछित सूचनाओं को प्रदान कर सकें। ठीक है, प्रश्न इस तरह के ना हो ताकि हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं उसको समझ नहीं आए कि यह उत्तर देना। प्रश्न ऐसे भी नहीं होने चाहिए, प्रश्न इस तरह की भाषा में हो, इस तरह के उनमें शब्दों का प्रयोग किया जाए, सरल एवं सुगम हो, सामने वाले को आसानी से समझ में आए और वो हमारे क्वेश्चंस के आंसर आसानी से दे पाए। ठीक है, तीसरे नंबर पे प्रश्नावली सामान्य प्रश्नों से प्रारंभ होनी चाहिए। प्रश्नावली सामान्य प्रश्नों से आरंभ होनी चाहिए, प्रारंभ होकर विशिष्ट प्रश्नों की ओर बढ़नी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, डायरेक्ट आपने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया सामने वाला भड़क जाए। ठीक है, तो शुरुआत में बड़े आसान से क्वेश्चन पूछिए, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछिए, धीरे धीरे स्पेसिफाइड क्वेश्चन पे आ जाइए, विशिष्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ठीक है, आप कभी इंटरव्यू देखते होंगे किसी पॉलिटिशियन का, जब इंटरव्यू होता है तो सामान्य बातें की जाती है स्टार्टिंग में, और जब धीरे धीरे इंटरव्यू आगे बढ़ता है तो जटिल प्रश्नों को उससे पूछा जाने लगता है। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग में जटिल क्वेश्चन पूछ लेंगे तो सामने वाला आपको उत्तर देना बंद कर देगा, वो आपको उत्तर नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरह की ये जो है प्रश्नावली बनाते समय आपको इन तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
अब इसमें कौन कौन से प्रश्न गलत होते हैं, कौन कौन से प्रश्न सही होते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनको आप होमवर्क की कॉपी में नोट करें साहब, ठीक है। थैंक यू।